अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुल्फ़िकार राहत आपसे मुखातब। नाज़रीन, तीन अहम तीन इश्यूज़ पे आज मुझे बात करनी है। एक सबसे पहला इशू तो ये है कि असद खोखर, जिनको एक बार फिर सूबाई वज़ीर नामज़द किया गया है, उनके बेटे की शादी में एक इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स के चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में एक मुल्ज़म आता है और वो हमला करता है, और असद खोखर जो नामज़द वज़ीर हैं, जो चीफ मिनिस्टर के करीबी साथी हैं, उनको फायर करके, करीब से फायर करके हलाक करके चला जाता है। इस सिक्योरिटी लैब्स का ज़िम्मेदार कौन है, इसके पीछे कहानी क्या है। दूसरी नाज़रीन बात आज आपके साथ जो शेयर करनी है वो ये है, जो दूसरा टॉपिक होगा, फरदौस आशिक अवान की रुखसती और फ़याज़ चौहान की दोबारा एंट्री, इसके पीछे मुहर्रकात क्या हैं। और साथ ही साथ हम जिक्र करेंगे मुख्तसरन कि नवाज़ शरीफ साहब को लंदन में बड़े मोहब्बत से रखा गया था और रखने वाले भी बड़े सरगर्म थे और बड़ी गर्मजोश थे। आज वो गर्मजोशी ख़त्म होती जा रही है। लंदन ने उनका वीज़ा एक्सटेंड करने से माज़रत कर ली है। नवाज़ शरीफ साहब की अगली मंजिल मुमकिन कौन सी हो सकती है, इस पर भी हम बात करेंगे। असद खोखर साहब के इशू से अगर आगाज़ करें तो इस पे मुख्तसरन यही सवाल अहले इक़्तिदार से किया जा सकता है कि पंजाब के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव जो चीफ मिनिस्टर होता है उससे बड़ा कोई ओहदा नहीं। चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में, अहम तरीन वज़रा की मौजूदगी में, कैबिनेट मेंबर्स की मौजूदगी में, ब्यूरोक्रेसी की मौजूदगी में और सहाफ़ियों की मौजूदगी में एक नौजवान आता है जिसका नाम नाज़म है, जो ये कहता है कि जी मेरे चचा को जो कि इन्होंने कत्ल किया था और मुझे बेगुनाह जेल में रखा एक अरसा तक, 8 साल तक, तो मैं उसका बदला लेने के लिए आया। सवाल ये है कि वो चीफ मिनिस्टर के कानवाई के करीब, उसके इतना करीब कैसे पहुंच गया कि जहां पे असद खोखर साहब भी थे, मुदस्सर खोखर साहब थे, मुबशर साहब जो हलाक हुए वो थे, और इसके अलावा चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे और चीफ मिनिस्टर को रिसीव किया गया, चीफ मिनिस्टर को वापस रुखसत किया गया। डिपार्चर के वक्त मुल्ज़म तमाम सिक्योरिटी हसार को तोड़ते हुए इतना करीब पहुंच गया कि उसके पास एक ही हथियार था, वो पिस्टल था। एक ही फायर उसने किया और उसके नतीजे में असद खोखर साहब के भाई हलाक हो गए। बड़ी अफसोसनाक ख़बर है, बड़ी तकलीफ़देह ख़बर है। असद खोखर साहब, मुदस्सर साहब हमारे दोस्तों में, लेकिन यहाँ बात मेरिट की हो रही है, दोस्ती की नहीं हो रही। मेरिट की यह है कि एक नामज़द सूबाई वज़ीर, उसकी शादी के अंदर इस हद तक नेगलिजेंसी इंतज़ामिया की, पुलिस की, कि मुतलका पुलिस के एहलकारों को, अफसरों को, अभी तक मैं हैरान हूँ कि उनको ठिकाने नहीं लगाया गया, उनको मुअत्तल नहीं किया गया, उनको अंदर नहीं किया गया। इतना बड़ा सिक्योरिटी लैब्स और इतनी बड़ी तकलीफ़देह बात कि इस शादी के इतने हजूम के अंदर एक नौजवान आता है और वो आके अपने टारगेट को अचीव करता है और एक ही गोली सर के अंदर मारता है और चला जाता है। ये क्या मजाक है। लेकिन उसके बाद उसकी स्टेटमेंट आ जाती है कि जी वो मैंने बदला ले लिया और ये, और मेरा ख्याल है कि ये मामला इतना सादा नहीं है। इस मामले के पीछे कुछ हाथ हैं और मेरी इतला के मुताबिक खोखर बरदरान तक वो साजिशी हाथ और वो इतलात पहुंच चुकी हैं और उनको बेनकाब होना चाहिए। और पुलिस को सिर्फ इसी बात पे फोकस नहीं करना चाहिए कि जी वो बयान आ गया और उसने बयान दे दिया और वो एक नौजवान आया और गुस्से में, और बात सिर्फ इतनी थी। देखें, इतनी बड़ी जुर्रत एक खोखर बरदरान, असद खोखर या मुदस्सर खोखर कि जब हम बात करते हैं तो हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं कि जिनका पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नाम है, जिनका एक नेटवर्क है, जिनकी इज़्ज़तदारियाँ हैं, जिनकी रिश्तेदारियाँ हैं, जो आम लोग नहीं हैं। उनके भाई को जाके उनकी शादी के फंक्शन के अंदर टारगेट करना, हिट करना और हलाक कर देना, ये बहुत बड़ा वाक़या है, ये छोटा वाक़या नहीं है। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि पुलिस को और आला हुकाम को और चीफ मिनिस्टर साहब को इस सारे मामले को डीपली इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए और सिर्फ इसको इस बयान की हद तक नहीं लेना चाहिए कि जी वो मुझे गुस्सा था और ये था और वो था और मैं जेल में रहा और मैंने ये कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे कोई हाथ हो सकते हैं और ये बहुत बड़ा इंसिडेंट भी बन सकता था। अभी भी बहुत बड़ा इंसिडेंट है
कि असद खोखर साहब दूसरी बार वज़ीर नामज़द हुए, उनके बेटे की शादी थी, 2 खुशियाँ थी। आज उनकी वजारत की तकरीब थी, हलफ उठाना था उन्होंने, तो उनके घर के अंदर कहराम मच गया, इतना बड़ा वाक़या। और पुलिस इस मामले को बिल्कुल वो लोगों को फ़ोन कर रहे हैं, पुलिस के तर्जमान, कि जी वो मुलज़म ने चूँकि बयान दे दिया है तो लिहाजा यही बात है और इसी बात को फॉलो किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक मामूली वाक़या नहीं है, ये गैर मामूली वाक़या है, इसकी तह तक जाना बहुत ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर साहब, असद खोखर साहब की आपकी दोस्ती है, इस फैमिली से एक आपका ताल्लुक़ है। उनके बेटे की शादी के दिन आपने एक बहुत बड़ा तोहफ़ा मिनिस्ट्री की वापसी की सूरत में उनको दिया, लेकिन एक समझ लें कि बदशगुनी ऐसी हो गई कि उनके बेटे की शादी में उनका भाई चला गया। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि इस मामले को आप मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टिगेट करवाएं। दूसरा जो टॉपिक है, फ़याज़ चौहान साहब की एंट्री और फरदौस साहबा की वापसी है। मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स इस पे बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसा ओपन सीक्रेट है कि जो फरदौस साहबा को जानते हैं, बहुत सारी उनके कारनामों को, उनकी बातों को, उनकी चीज़ों को, उनके बोल्ड होने को, सारी चीज़ों को लोग अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे समेत तमाम लोग वाकिफ़ हैं। फ़याज़ चौहान साहब की एंट्री की 2-3 वजूहात हैं। एक तो यह है कि तमाम एजेंसीज़ ने पूरी तरह से प्रोब करने के बाद ये एक मतफिका तौर पे एक रिपोर्ट उनके बारे में दी है, जब वो वज़ीर इत्तलात थे, आज जब वो वज़ीर जेल खाना जाते हैं, कि उन्होंने फाइनेंशियल करप्शन कोई नहीं की। दूसरी बात कि वो इमरान खान के साथ पूरी तरह से कमिटेड है, यानी इमरान खान का जहाँ नाम आ जाता है, उनकी शक्ल आ जाती है, उनका नज़रिया और बयानिया आ जाता है, वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जबकि फरदौस आशिक अवान साहबा को लॉन्च किया गया था कि पंजाब के अंदर उस्मा जाहिद बुखारी साहबा हैं, मरियम औरंगज़ेब हैं, मरियम नवाज़ हैं, ये 3-4 ख़वातीन हैं जो काबू नहीं आ रही, तो इनको काउंटर करने के लिए कोई खातून ही हो सकती थी। लेकिन फरदौस साहबा ने काउंटर करने की कोशिश तो की, लेकिन वो 4-5 फ़िक्रे, राजकुमारी, फलाना, ये वो, उससे बाहर नहीं निकल सके। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए तो चलो करप्शन के चार्जेस अलग से एक कहानी है कि किस मद में क्या हुआ, किसको कितने इश्तिहार मिले, किसको नहीं मिले और कहाँ पे ये फ़ैसला होता था, और एजेंसीज़ के पास वो तमाम दस्तावेज़ात पहुँच गई हैं अदारों के पास। वो कब एक केस की शक्ल इख्तियार करेंगी और कब ये एक नया रेफरेंस बनेगा, उसको आप छोड़ देते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर पॉलिटिकल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उसमें भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। फ़याज़ चौहान साहब ने एक तो एज उनको जाता है जिसकी मैंने बात की कि मुख्तलिफ अदारों की रिपोर्ट उनके बारे में आई है जो ऊपर तक शेयर हुई है। दूसरी जो उन्होंने शॉट मारा है बहुत बड़ा नज़ीर चौहान साहब वाला, नज़ीर चौहान साहब का एक बहुत बड़ा असूली और बड़ा एक समझ में आने वाला एक मौक़िफ़ था, और जिसमें वो ज़िद नहीं कर रहे थे कि जी वज़ीर दाखिला वज़ारत दाखिला के जो मशीर हैं शहजाद अकबर साहब, वो मरज़ई हैं, वो ज़ोर नहीं दे रहे थे, वो सिंपल ये कह रहे थे कि अगर वो नहीं है तो इसकी वजाहत कर दें। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई भी मुसलमान किसी से ये आम सा मुतालबा कर सकता है। तो उस मामले के नतीजे में जो लड़ाई पैदा हुई, जो एक जिस लड़ाई ने आगे चल के एक बड़ा हसास सा मामला बना दिया, उसके नतीजे में जो सूरत हाल पैदा हुई, नज़ीर चौहान साहब अरेस्ट हुए, शहजाद अकबर साहब उस पर मदई बने और वो जेल चले गए नज़ीर चौहान साहब, तो उसमें एक डेडलॉक की सूरत हाल थी। चूँकि नज़ीर चौहान साहब का सारी दुनिया जानती है कि जंगी तरीन ग्रुप से ताल्लुक़ था, तो ऐसे मौके के ऊपर फ़याज़ चौहान साहब ने एंट्री डाली। ना सिर्फ उन्होंने नज़ीर चौहान को रेस्क्यू किया, ना सिर्फ उनके असूली मौक़िफ़ के साथ वो खड़े हुए, ना सिर्फ शहजाद अकबर साहब के मामले को उन्होंने ख़त्म किया, बल्कि हुकूमत को एक बड़ी सुबकी से, एक बड़े इम्तिहान से भी निकाला। तो ये एक बहुत बड़ी मामला फ़हमी है जिसका उन्होंने मुज़ाहरा किया, और नज़ीर चौहान साहब भी सुरखरू हुए कि वो एक अच्छे मौक़िफ़ के लिए, एक जानदार मौक़िफ़ की खातर वो जेल गए और वहाँ से उनकी रहाई एक ऑनरेबल, रिस्पेक्टेबल तरीके से हुई। एक फेस सेविंग उनको भी मिली, शहजाद अकबर साहब भी सुरखरू हुए,
और ये मामला रफा दफा हो गया। और इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो रोल अदा किया वो अलग एक कहानी है। तो ये जो मामला था, और इस पे नज़ीर चौहान साहब ने जो खुल के जहांगीर तरीन साहब के बारे में इजहार ख्याल किया, तो उससे वाज़े होता है कि आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ क्या होने वाला है, यानी जहांगीर तरीन ग्रुप के जो बाकी लोग हैं उनके साथ क्या होने वाला है। तो ये नज़ीर चौहान साहब की स्टेटमेंट ही बता रही है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। ओम चौधरी का इस्तीफ़ा भी इसी सिलसिले की कड़ी है, और भी बहुत सारे लोगों के इस्तीफ़े आएंगे, या वो वजारतें छोड़ेंगे या फिर अपनी पोजीशन को वाजे करेंगे। इसी तरह नाज़रीन, जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी एक एक्टिविटी अपनी स्टार्ट की है। 8 अगस्त को एक इजलास उन्होंने तलब किया, लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हुकूमत अब मुश्किल पैदा कर देगी जहांगीर तरीन ग्रुप के लिए, उनकी सर्वाइवल शायद बहुत मुश्किल हो जाए। आखिरी गुफ्तगू बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, वो है नवाज शरीफ साहब के बारे में कि नवाज शरीफ साहब को लंदन बड़ी मोहब्बत से रखा गया, और रखने वाले वहाँ के मकामी हुक्मरान हैं, रखने वाले वहाँ के मकामी इदारे हैं, लेकिन अब उनको एक्सटेंशन नहीं मिली। तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे दो चीज़ें। एक चीज़ तो यह है कि जो कहा जा रहा है, वाक़िफ़ों हाल ये दावा कर रहे हैं कि लंदन वाले इस्टेब्लिशमेंट, जो लंदन की इस्टेब्लिशमेंट है, जो अमेरिकन हैं, जो यूरोपियंस हैं, लंदन, अमेरिकन और यूरोप, वो तमाम के तमाम ये करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हुक्मरानों को इसी तरह जो उनकी करप्शन होती है, जो पैसा होता है उसको अपने मुल्क में रखते हैं, पनाह देते हैं, पैसा उनका जमा करते हैं, इकट्ठा करते हैं, लेकिन एक वक्त आता है फिर उनके मुल्क के अंदर उनके खिलाफ बगावत होती है, फिर उनकी एंट्री बैन हो जाती है, फिर कोई और वहाँ हुक्मरान होता है तो वो वापस नहीं जा सकते, तो वो पैसे समेत उधर रहते हैं। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि उनको इस हद तक बेबस कर दिया जाता है कि वो पैसा भी किसी और की नज़र हो जाता है, और वहाँ की समझ लें कि अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, स्विट्ज़रलैंड के अंदर और बरतानिया के अंदर ऐसे खरबों डॉलर लोगों के पड़े हुए हैं। सद्दाम हुसैन आपके सामने है, उसकी बच्चियां आज रिफ्यूजी कैंपों से पानी ले रही हैं, लेकिन पैसा सारा कहाँ पड़ा हुआ है फ़ैसला आप कर सकते हैं। शहंशाह ईरान का पैसा कहाँ पड़ा हुआ है और उसके बच्चे औलाद किधर है, फ़ैसला आप बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह कनक क़ज़ाफ़ी की औलाद किधर है, और वो बच्चा जो अय्याश तरीन बच्चा था, जो वहाँ पे सबसे कीमती गाड़ी रखता था, सबसे कीमती पेंटिंग खरीद लिया करता था, सबसे कीमती गर्लफ्रेंड रखता था, आज उसकी क्या हालत है और उसका पैसा कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, वेस्ट के जितने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम खुद दौलत यहाँ से लूट के वहाँ पे जाकर रख के उनकी खिदमत में पेश करते हैं, तो एक वक्त तक तो आपके काम आती है, फिर वो उनके काम आती है और आप वहाँ से फ़ारिग हो जाते हैं। एक नैरेटिव तो ये चल रहा है कि शायद बरतानिया को अब नवाज शरीफ साहब की ज़रूरत उस तरह से नहीं रही। दूसरा नैरेटिव यह है कि इमरान खान साहब उनकी मुखालफत में इस लेवल तक चले गए हैं कि उन्होंने अपने इन लॉज की बाकायदा मदद हासिल कर ली है और वो वहाँ पे बरतानवी इस्टेब्लिशमेंट में अपना एक रोल प्ले कर रहे हैं। जुमैमा रोल प्ले कर रही है, उनका भाई रोल प्ले कर रहा है, और वो फैमिली वहाँ पे रोल प्ले करके नवाज शरीफ साहब को वहाँ से देश निकाला तलवा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब की अगली मंजिल क्या होगी, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़े हो जाएगा कि उनका वहाँ स्टे रहता है या अगली मंजिल उनकी सऊदी अरब, टर्की या कोई और मुल्क होता है। और उसके बाद क्या होगा इस पर यकीनी तौर पे हम बात करेंगे। लेकिन सरेदस्त ये दो थ्योरीज ऐसी चल रही हैं जिसके नतीजे में नून लीग के लिए एक और बड़ी मुसीबत और बड़ी प्रॉब्लम और बड़ा इशू खड़ा होता जा रहा है। नवाज शरीफ साहब चूँ एक इम्तिहान की का शिकार होते जा रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब के लिए दूसरी तरफ एक स्पेस पैदा होती जा रही है। तो डिज़ाइन यही है कि नवाज शरीफ साहब को टाइट किया जाए, शिकंजा कसा जाए और शहबाज शरीफ साहब के लिए स्पेस पैदा की जाए। ये फार्मूला आगे बढ़ता है या नहीं, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, या शहबाज शरीफ साहब के लिए मज़ीद एक दफ़ा फिर नाकामी का सामना उनको करना पड़ता है, ये वक्त साबित करेगा। लेकिन सरेदस्त यही फार्मूला मुज़ाहमत को ख़त्म करके मफाहमत का एक फार्मूला अप्लाई करने की दोबारा से कोशिश हो रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।